नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कहानी के उद्भव और विकास के। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी के उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। तो उस प्रश्न के उत्तर में आपको यह जवाब लिखना होता है कि साहित्य आचार्य ने देखिए साहित्य के दो प्रकार माने हैं, श्राव्य काव्य और दृश्य काव्य। और जो कहानी की परिभाषा या परिगणना होती है वह श्राव्य काव्य के अंतर्गत आती है। तो देखिए, कहानी अर्थात जिसमें कथा विद्यमान हो। इसका जन्म मनुष्य के साथ ही हुआ है, वह प्राचीन काल से हमारे साथ विद्यमान है। वे कहानियाँ जो घर के बड़े बूढ़ों द्वारा सुनाई जाती थी, उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन था। इसलिए यह मान लेना कि कहानी लिखने की परंपरा पाश्चात्य साहित्य की देन है तो गलत होगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक कहानी का नवीनीकरण पाश्चात्य साहित्य के कारण हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी आत्मा पूर्णतः भारतीय है। तो यानी कि भले ही कुछ तत्व है वह पाश्चात्य है, मगर हमारे यहाँ भी दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी, ऐसी कई सारी कहानियाँ थी जो मनुष्य के जीवन काल से ही चली आ रही है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ आधुनिक पाश्चात्य साहित्य की देन नहीं कह सकते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबू गुलाब राय जी क्या कहते हैं कि कहानी उस खद्दर के सूट के समान है जिसके तंतु है तो भारतीय किंतु काट छांट विदेशी है। यानी उसका मूल तत्व है वही भारतीय है, बाकी सब जो काट छांट है वह विदेशी है। तो इस प्रकार दोनों का मिश्रण है। और उसके बाद देखिए, अन्य विद्वानों ने भी परिभाषाएं दी है। तो विद्वानों के द्वारा कहानी की परिभाषा दी गई है जो निम्नलिखित है। तो देखिए, H.G. वेल्स के अनुसार कहानी बस वही है जो 10 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जा सके। तो यानी जो 10 मिनट में पढ़ी जा सके उनको वह कहानी कहते हैं। उसके बाद दूसरे विद्वान जो है जिनका नाम जैनेन्द्र कुमार है, वह क्या कहते हैं कि कहानी एक ऐसी बुक है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। तो बाबू श्याम सुंदर दास के मतानुसार कहानी एक ऐसी आख्यायिका है जो निश्चित लक्ष्य को सामने रखकर लिखी जाती है। तो इसमें भी देखिए, अन्य साहित्य की तरह कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकवन, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य जो है अन्य विद्याओं में जो विद्यमान रहते हैं वह सारे तत्व गद्य में होते हैं, वह कहानी में देखने को मिलते हैं। तो यह हुई कहानी क्या है और उसकी परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे कहानी के उद्भव और विकास की। तो देखिए, साहित्य आचार्यों ने जो कहानी को अच्छी तरह से हम उसको जान सके, पढ़ सके, उसका अभ्यास कर सके, इसीलिए अलग अलग भागों में उसको बांटा है। भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, प्रेमचंद काल और प्रेमचंदोत्तर काल। तो कई बार देखिए 3 विभाग हुए हैं कि पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। तो पूर्व प्रेमचंद युग में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आ जाएंगे। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर में प्रेमचंदोत्तर। तो इस प्रकार उसका विभाजन हुआ है। तो हम देखिए, भारतेंदु कालीन कहानी जो पूर्व प्रेमचंद में 2 विभाग है, भारतेंदु काल और द्विवेदी काल। तो उसमें हम सर्वप्रथम भारतेंदु कालीन कहानियों की चर्चा करेंगे। तो भारतेंदु कालीन कहानी देखिए, परंपरागत भारतीय कथा या कहानी और आधुनिक कहानी यानी शॉर्ट स्टोरी में बहुत बड़ा अंतर है। पुरानी कहानियों में अलौकिकता, काल्पनिकता, आदर्शवादिता तथा चमत्कारिक आदि प्राधान्य था, जबकि आधुनिक कहानी में सामाजिकता, यथार्थता, सहजता, विचारात्मकता और कलात्मकता को लेकर चलती है। आज भी हिंदी की परंपरा पश्चिमी कहानी की देन है। हिंदी में यूँ तो भारतेंदु युग से पूर्व भी तरह तरह की कहानियाँ लिखी जा चुकी थी,
लेकिन कहानी कला को यथोचित विकास तो भारतेंदु युग कहानी में ही भी नहीं मिलता। कुछ इतिहासकार गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता से हिंदी कहानी का आरंभ मानते हैं, तो कुछ लोग इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी बताते हैं। किंतु सच तो यह है कि आधुनिक कहानी के लक्षण इनमें कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके बाद देखिए, भारतेंदु युग में सर्वप्रथम स्वयं भारतेंदु ने एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नाम की कहानी लिखी। कहानी कला की दृष्टि से यह कहानी सफल न होते हुए भी कहानी की सी रोचकता मात्र अवश्य मिलती है। उसके बाद देखिए, पंडित गौरीशंकर शर्मा ने कहानी टका कमानी तथा देवरानी जेठानी की कहानी जैसी कहानियाँ लिखी, किंतु उपदेशात्मकता ही इसमें अधिक मिलती है। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में संकलित 100 कहानियाँ, अंबिकादास व्यास लिखित कथा कुसुम कलिका तथा राजा शिवसेन सितारे हिंद रचित वामा मनोरंजन आदि जो कहानियाँ भी लोक कथाओं की शैली में लिखी गई थी। परंपरागत कहानियाँ ही आलोच्य युग की कहानी में आधुनिक कहानी का कला स्पर्श लगभग नहीं है। आगे चलकर द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही हिंदी साहित्य की यात्रा आरंभ होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग कहानी की आरंभिक पृष्ठभूमि तैयार करने में पर्याप्त सफल नहीं हुआ था, जो आगे जाके हम देख सकते हैं कि द्विवेदी काल में यह जो कहानी का जो विकास है वह हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद देखिए, बात आती है दूसरा जो है उसका विभाग द्विवेदी कालीन कहानी। तो भारतेंदु युग में कहानी नहीं थी। कहानी का आरंभ द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती नामक पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी विकास यात्रा का आरंभ हुआ। हिंदी की आरंभ कहानियाँ प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों की तरह कथा शिल्प की दृष्टि से कमजोर थी। ये कहानियाँ कहीं प्राचीन लोकवार्ता से प्रभावित है तो कहीं अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषा के नाटकों या कथाओं पर आधारित है। सर्वप्रथम देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी सरस्वती में सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक की छाया है। इसी पत्रिका में आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय और बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानी प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी का आरंभ उपर्युक्त लेखकों से हुआ, किंतु हिंदी कहानी का विकास अन्य लेखकों के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द्विवेदी काल में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कहानी की शुरुआत होती दिखाई देती है। तो देखिए, द्विवेदी युग का प्रारंभिक काल हिंदी कहानी का प्रारंभिक प्रयोग काल और द्विवेदी युग का उत्तरार्ध उसका विकास काल कहा जा सकता है। विकास काल से कहानी को इतिहास में से प्रसाद युग के नाम से भी पहचाना जाता है। सन 1909 से काशी से इंदु का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें प्रसाद जी ने ऐतिहासिक और भावात्मक कहानियाँ प्रकाशित हुई। प्रसाद की कहानी के क्षेत्र में आगमन से हिंदी कहानी को नवीन दिशा मिली। सन 1911 में इंदु में उनकी ग्राम नामक प्रथम मौलिक कहानी छपी और उनका छाया नामक पहला कहानी संग्रह इसी दिनों में प्रकट हुआ। उनकी अधिकांश कहानियाँ इतिहास और कल्पना के रंग में रंगी हुई है। अंतर्द्वंद, प्रसंगोचित प्रकृति वर्णन, संस्कृतनिष्ठ भाषा, कवित्व और नाटकीयता का संयोजन आदि उनकी कहानी कला की प्रमुख विशेषता है। इसी बीच देखिए, वृंदालाल वर्मा ने राखी बंद भाई कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानी का
आरंभ किया। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना और विश्वंभर शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन शीर्षक कहानी इसी युग में प्रकाशित हुई। कौशिक जी की ताई कहानी नारी मनोवैज्ञानिक से संबंधित बड़ी मार्मिक कहानी बन पड़ी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखित इस कहानी में लहना सिंह के निश्चल प्रेम और निस्वार्थ समर्पण का जिस रचना शिल्प द्वारा निरूपण हुआ है वह अपने समय से बहुत आगे का है। इसीलिए इस कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कलात्मक कहानी का गौरव प्राप्त है। फ्लैशबैक टेक्निक इस कहानी में पहली बार बड़ा कलात्मक प्रयोग हुआ और इन्हीं दिनों देखिए प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित होने लगी थी। सौत, पंच परमेश्वर, ईश्वरीय न्याय जैसी उनकी नामांकित कहानियाँ इसी युग में लिखी जा चुकी थी। तो इस प्रकार अपना द्विवेदी युग कहानी अपना एक स्वतंत्र स्थान बनाते हुए अपनी विकास यात्रा का आरंभ कर चुकी थी। पश्चिमी कहानी के प्रभाव से इस युग की कहानी बहुत कुछ प्रभावित हो चुकी थी। एक और भारत की प्राचीन कथा परंपरा का संस्कार और दूसरी ओर पाश्चात्य कहानी कला का स्पर्श, दोनों के समन्वय से हिंदी कहानी की एक नई पहचान निर्मित होने लगी। प्रसाद और प्रेमचंद दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं का संधान किया। प्रसाद की कहानियों में जहाँ ऐतिहासिकता, भावुकता, कल्पनाधिक्य तथा अंतर्द्वंद का चित्रण प्रमुख है, वहाँ प्रेमचंद की कहानियों में देखिए कि समस्या का यथार्थ चित्रण के आदर्श के साथ संकेत है। प्रसाद की भाषा जहाँ काव्यमयी और संस्कृत गर्भित है, वहाँ प्रेमचंद की भाषा बोलचाल की, मुहावरेदार, चुस्त और सजीव भाषा है। आगे चलकर प्रसाद की प्रतिभा काव्य और नाटक की ओर विशेष अग्रसर हो गई, जबकि प्रेमचंद में निहित संभावनाएं प्रेमचंद में ही पल्लवित पुष्पित होकर हिंदी कहानी की प्रमुख परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आगामी युग में हिंदी कहानी को प्रेमचंद के हाथों ही अपने अस्तित्व को सार्थक कर सकी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है कहानी जो है भारतेंदु युग में जो थोड़ा बहुत विकास हुआ था, वह आगे जाके द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उसका अच्छा सा विकास वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह दोनों जो भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन कहानियाँ जो है वह पूर्व प्रेमचंद युग के अंतर्गत आएगी। दूसरे रूप में हम देखें तो जो वास्तविक कहानी का विकास है जिसको हम प्रेमचंद युगीन कहानियाँ कहते हैं। तो देखिए प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी भारतेंदु और द्विवेदी के अपनी पहचान बनाने का प्रयत्न कर रही थी। इस प्रयत्न की सार्थकता के दर्शन प्रेमचंद युग में होते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में जिस प्रकार प्रेमचंद अपने युग के निर्माता कहलाते, उसी प्रकार कहानी के क्षेत्र में भी वह अपने युग के सर्वोपरि कहानीकार सिद्ध हुए। हिंदी कहानी को अपने आसपास की भोगी हुई जिंदगी की यथार्थ अभिव्यक्ति का माध्यम उन्होंने बनाया। 300 से अधिक कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रेमचंद की कहानियाँ संसार उनके व्यापक और विस्तृत अनुभव से जुड़ा। प्रेमचंद का काम कहानी लिखना तो था ही, देश को जगाना भी था। उनकी कहानियों में भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति अधिक है, क्योंकि गाँव के प्रति पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। तो यानी गाँव को केंद्र में रखकर पहली बार प्रेमचंद का साहित्य हमारे सामने आता है। तो उनके कहानी की विकास यात्रा को देखिए तो देखिए
कि प्रेमचंद के कहानी संसार को कहानी कला के विकास की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में वे कहानियाँ आती है जिनमें किस्सा गोई, उपदेशात्मकता और आदर्शवाद का स्वर प्रधान है, तथा कथा शिल्प में एक प्रकार की शिथिलता और यथार्थ के बदले आदर्श की ओर अधिक झुकाव इस प्रकार की कहानियाँ की सामान्य पहचान है। आत्माराम, बूढ़ी काकी, गुली डंडा, सुजान भगत, रामलीला, बड़े साहब, भाई साहब आदि जो कहानियाँ हैं इसी वर्ग में रखी जा सकती है। दूसरे वर्ग में वे कहानियाँ आती है जिसमें यथार्थ की पकड़ अधिक गहरी और कथा शिल्प अपेक्षाकृत अधिक सशक्त है। अपने आदर्शवादी के मोह से मुक्त होकर उन्होंने रचनाएं लिखी, वे कथ्य की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली बन पड़ी। पूस की एक रात, ठीक है, फिर ईदगाह, नशा, कफन आदि इस कोटि की प्रमुख कहानियां हैं। पूस की एक रात का अंत यथार्थवादी और विचार उत्तेजक है। गाय ढोर सारा खेत उजाड़ गए हैं। सवेरा होने पर हल्कू अपने उजड़े हुए खेत को देखता है। उसे दुख नहीं होता, कहता है चलो अच्छा हुआ, कल से सर्दी में खेत में सोने तो नहीं आने पड़ेगा। हल्कू के इस कथन से उसकी गहरी अंतर्व्यथा फूटती है। कफन प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है और हिंदी कहानी की सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वस्तुतः कफन प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर को जोड़ने वाली कड़ी है। सारे संघर्ष गौण बन जाते हैं। बाप का बेटे से, पति का पत्नी से विश्वास उठ जाता है। गीसू और माधव बुधिया की लाश को लावारिस छोड़कर भीख मांगकर इकट्ठे किए हुए रुपयों को शराब में उड़ाकर मौज मस्ती करते हुए सड़क पर बेहोश हो गिर पड़ते हैं, घर वापस नहीं लौट पाते। कहानी का अंत ट्रेजिक है, यथार्थवादी है, विचार प्रेरक है। गीसू का फिलोसॉफी पाठक को झकझोर देती है। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी जिसे तन ढांकने को चिथड़ा न मिला उसे मरने पर नया कफन चाहिए। नया कफन चाहिए। कफन आखिर जल ही तो जाता है। गीसू और माधव का कफन के रुपयों से शराब पीते पीते बुधिया को आशीर्वाद देना कि यह अवश्य वैकुंठ जाएगी, क्योंकि वह मरी तो हमें शराब पीना नसीब हुआ। कितनी करुणता और व्यंग्यात्मक स्थिति है। इस प्रकार कफन प्रेमचंद की कहानी कला का चरम उत्कर्ष है। उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान गोदान का है, कहानी के क्षेत्र में वही स्थान कफन का है। कफन हिंदी कहानी के नए मोड़ की सूचक है। तो इस प्रकार देखिए कि वह हमारे सामने कफन के माध्यम से एक अलग ही दृष्टिकोण रखते हैं। जो तत्कालीन मान्यता थी उन सारी मान्यताओं को तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो प्रेमचंद युग के दूसरे प्रतिनिधि कहानीकार जयशंकर प्रसाद, ज़्यादातर उन्होंने द्विवेदी युग में ही कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन कहानी कला का उत्कर्ष इसी युग में हुआ। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह इसी युग में प्रकाश में आए। समकालीन होते हुए भी प्रेमचंद और प्रसाद का कहानी संचार अलग अलग है। प्रेमचंद की दृष्टि यथार्थवादी थी, प्रसाद की भावुकतापूर्ण रोमानी। प्रसाद की कहानियों में यथार्थ के बदले भावुकता, कल्पना, दार्शनिकता, काव्यात्मकता अधिक है। अतीतकालीन गौरव गरिमा का निरूपण उन्हें प्रिय है। प्रेम, करुणा, वेदना, त्याग और बलिदान का भावुकतापूर्ण चित्रण उनकी कहानियों में अपनी विशेषता है। उनके नारी पात्र अधिक आकर्षक है। प्रसाद की भाषा भी प्रेमचंद की भाषा से भिन्न धरातल पर आती है। तत्सम प्रधान समासयुक्त काव्यात्मक भाषा प्रसाद की कहानियों में एक स्वतंत्र अर्थवत्ता प्रदान करती है। उनका कवि और नाटककार कहानियों में झलके बिना
नहीं रहता। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, देवदासी, चूड़ीवाली, मधुआ और बिसाती उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं। अंत, द्वंद्व या मार्मिक चित्रण प्रसाद की कहानियों की विशिष्ट उपलब्धि है। पुरस्कार में प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व मधुलिका में साकार हुआ है, जबकि प्रणय और प्रतिशोध का सूक्ष्म द्वंद्व आकाशदीप में की चंपा में निरूपित हुआ है। चंपा अपने बंधन मुक्त कराने वाले बुद्धगुप्त से प्यार करती है, लेकिन पिता की हत्या के लिए बुद्धगुप्त को अपराधी समझ उसे घृणा भी करती है। बुद्धगुप्त द्वारा उसके प्रति विश्वास करने की विनती किए जाने पर चंपा कहती है, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास न कर सकी, तुम्हें कैसे कहूँ। मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरे है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ती है। इसी प्रकार प्रसाद की कहानियाँ भाव, भाषा, शिल्प आदि की दृष्टि से एकदम अलग है। वे आधुनिक कहानियों से जुड़ नहीं पाती, यही उनकी अपनी मर्यादा है। इस युग के अन्य कहानीकारों में विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन और चतुरसेन शास्त्री प्रमुख है। कौशिक और सुदर्शन दोनों प्रेमचंद परंपरा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रेमचंद के इस तरह दोनों कहानीकारों ने अपने आसपास के विषय चुने हैं। कौशिक की 200 से अधिक कहानियां हैं। ताई उनकी प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें संतानहीन नारी की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। सुदर्शन भी सामाजिक समस्याओं के चित्रण के साथ साथ मनोवैज्ञानिकता के साथ एक क्षेत्र में आए। उनकी बहुचर्चित कहानी हार की जीत मानवीय महत्वाकांक्षा की सहज अभिव्यक्ति की कहानी है। चतुरसेन शास्त्री ने ऐतिहासिक कहानियाँ अधिक लिखी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासे कहूँ, प्रेम की अतृप्त प्यास की तृप्ति के लिए विफल एक युवक तथा एक नारी के आत्मसम्मान की हृदय स्पर्श कहानी है। तो भगवती चरण वर्मा और भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी में मध्यम वर्ग की समाज की विसंगतियों का सफल चित्रण हुआ है। वर्तमान समाज के खोखलेपन का चित्रण वर्मा जी के दो बांके और प्रायश्चित आदि कहानियों में व्यंग्यात्मक शैली में दिखाई देता है। तो मिठाई वाला वाजपेयी की बहुत चर्चित कहानी है, जिसमें मानवीय प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अस्क जी की कहानी भी इसी युग में लिखी जाने लगी थी। तो प्रेमचंद युग में ही हिंदी कहानी में एक नवीन चेतना को लेकर कहानीकार आए। उनमें जैनेन्द्र और अज्ञेय प्रमुख है। उन्होंने प्रेमचंद से अलग हटकर कहानी को घटना और विवरण के स्तर पर उठाकर चरित्र के धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिया थे। तो इस प्रकार देखिए कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक सत्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। कहानी में संकेत के द्वारा तथ्यों की अभिव्यक्ति इन कहानियों की प्रमुख विशेषता है। अपना अपना भाग्य, अपना पराया, नीलम देश की राजकन्या, पत्नी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अज्ञेय की कहानियों में व्यक्तिगत मन की ग्रंथियां, विकृतियां, प्रेरणाओं और अंतर्द्वंद का सूक्ष्म निरूपण हुआ है। तो जैनेन्द्र की भांति अज्ञेय की कहानियों में वैज्ञानिकता तो है ही, साथ साथ सामाजिक संघर्ष और विद्रोह की अभिव्यक्ति भी करती है। अतः अज्ञेय जैनेन्द्र से एक कदम आगे है। इस युग में प्रकाशित कथा संग्रह विपथगा है। विपथगा में नारी का चित्रण क्रांति की अग्रदूत के रूप में किया गया है। उनकी कहानियों में व्यक्ति के अंतर और बाह्य दोनों जगतों की समस्या का कलात्मक निरूपण है। अज्ञेय की भाषा प्रेमचंद युगीन कहानी की भाषा से बहुत आगे चलती हुई मालूम पड़ती है। तो इस प्रकार प्रेमचंद युग में प्रेमचंद ने कहानी को एक दृढ़ आधार प्रदान कर
उसे दिशा प्रदान की। अन्य समकालीन कहानीकारों ने उसे समृद्ध किया। जैनेन्द्र और अज्ञेय ने प्रेमचंद परंपरा का अतिक्रमण कर प्रेमचंद युग में ही कहानी को एक नया मोड़ दिया। आगे चलकर इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हिंदी कहानी में नवीन धाराओं का सूत्रपात होता हुआ दिखाई देता है। पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंद युग के बाद तीसरा जो विभाग है प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियाँ। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद युग में हिंदी कहानी का सर्वाधिक चर्चा का विषय रही। कहानी को लेकर अनेक साहित्यिक आंदोलन सामने आए। अनेक तरह की गोष्ठियाँ देखने को मिली और पत्र पत्रिकाओं के विशेषांक प्रकाश में आए। इसका प्रमुख कारण यह था कि कहानी एक ऐसी विद्या के रूप में उभरी जिसमें समकालीनता की तीव्र अभिव्यक्ति का सार्थक प्रयत्न हुआ। जीवन की जटिलताओं की और उनकी समग्रता में रूपायित किया गया। इसीलिए प्रेमचंदोत्तर युग में प्रारंभ में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी प्रवृत्तियाँ दिखाई दी। दूसरी ओर नई कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, आंचलिक कहानी जैसी नवीन प्रवृत्तियों का विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार देखिए प्रेमचंद युग के प्रारंभ में समाजवादी या प्रगतिवादी चिंतन की अभिव्यक्ति कहानी में दिखाई दी। इस धारा में प्रमुख कहानीकार थे यशपाल। उनकी कहानियों में मार्क्सवाद और फ्रायड दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए वर्ग संघर्ष और मनोविश्लेषण दोनों ही उनकी कहानियों में विद्यमान है। उनकी पर्दा कहानी में पत्थर को भी पिघला देने वाली भीषण दरिद्रता का चित्रण है। तो फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ जैसी कहानियों में कथारस की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। सामाजिक नैतिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए पाठक के संस्कारों पर गहरा आघात करने के लिए यशपाल बहुत सफल हुए हैं। इसलिए यशपाल का कहानी संसार अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका विकास हुआ है। व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ जिन कहानीकारों में मनोवैज्ञानिक की पृष्ठभूमि पर उभरी उनमें जैनेन्द्र, अज्ञेय तथा इलाचंद्र जोशी आदि मुख्य है। जैनेन्द्र की कहानियों में एक प्रकार की दार्शनिकता है, घटनाओं और घटना व्यापार की क्षीणता है। उनकी तत्सम कहानी इसी तरह की कहानी है जिसमें मानवीय अहम की अभिव्यक्ति पशु पेड़ पौधों द्वारा की गई है। कहानी में मानवीय पात्रों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अज्ञेय की कहानियों में एक और मानव वृंद की ग्रंथियों का चित्रण है तो दूसरी ओर परिवेश की यथार्थ अभिव्यक्ति का भी चित्रण देखने को मिलता है। शिव और देव गैग्रीन उनकी प्रसिद्ध कहानी में रोज रोज की व्यस्तता से उभी हुई नारी के मन की उदासी, खीज और जुझलाहट की सांकेतिक अभिव्यक्ति है। रोज का संदेश बहुत दूर तक जाता है। अज्ञेय का रचना शिल्प इस युग के कहानीकारों में बहुत आगे है। इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में केस हिस्ट्री प्रस्तुत की है। उनकी कहानियाँ सैद्धांतिक सुस्तता अधिक है, अतः वे संवेदना के स्तर पर छू नहीं पाती। खंडर की आत्माएं, डायरी के निरस्त पृष्ठ आदि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। जोशी जी की कहानियों में फॉर्मूलाबद्धता भी सबसे बड़ी सीमा है। इसी दौरान लिखी गई उपेंद्रनाथ अस की कहानियों में कथ्यगत वैविध्य और शिल्प सजगता दोनों ही देखे जा सकते हैं। उनकी डाची कहानी बड़ी ही सशक्त रचना है जिसमें एक मुसलमान बाकर के हृदय की भावना का मार्मिक चित्रण है। विष्णु प्रभाकर और अमृत राय भी इस दौर के कहानीकार हैं जिनकी कहानियों में सामाजिक स्थितियों के सहज चित्रण के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति भी
है। तो इस प्रकार यहाँ तक जो है स्वतंत्रता तक की कहानी का विकास देखने को मिलता है। और सन 1950 के बाद देखिए कि समाजवादी कहानियाँ, फिर सचेत कहानी, साठोत्तरी कहानी, नई कहानी, अकहानी, आंचलिक कहानी, जिस प्रकार नवीन प्रकार के कहानी के अलग अलग जो धाराएं थी, जो प्रवृत्तियाँ थी, जो विभिन्न अलग अलग भाग थे, वह सामने देखने को मिलता है। और इस प्रकार एक कहानी को जो हमारी भारतीय भूमि पर जो हमारे आसपास की घटनाक्रम, जो पहले मनोरंजन, उपदेशात्मक और धार्मिकता को केंद्र में थी, धीरे धीरे मानव के जो वास्तविकता थी उसको हमारे सामने रखती है। और उसके बाद आगे चल के मानव मन की जो कुंठाएं हैं, तो मानव वैज्ञानिकता, आंचलिकता आदि को केंद्र में रखकर कहानी का विकास मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शुरुआत से लेकर 1950 तक इस प्रकार कहानी का विकास हुआ। आगे चलकर वह कहानियाँ अलग अलग आंदोलनों में समाहित हो गई। तो इस प्रकार विस्तृत रूप में हम कहानी के उद्भव और विकास को देख सकते हैं।